ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी सैट कोड। यार सबसे पहले तो सॉरी, पिछले कुछ वीक्स से मैं एक्टिव नहीं हो पा रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे और वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी। तो उसके पीछे एक रीज़न है, एक्चुअली एक छोटी सी गुड न्यूज़ है जो तुम्हारे साथ शेयर करनी है। तो जैसे यूपीएससी मेंस का जब रिज़ल्ट आया तो आई वॉज़ सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। तो उसी की प्रिपरेशन में फॉर्म्स वगैरह फिल करना था, डैफ वगैरह सबमिट करना था, एंड देन उसमें काफ़ी टाइम लग गया। प्लस हमारी डेट भी नहीं आई थी ना इंटरव्यू शेड्यूल की, तो उसकी वजह से भी थोड़ा आई वॉज बिज़ी इन दोज थिंग्स। बट एनी वे, मेरा स्लॉट जो है वो फेबररी में है, तो आई थिंक आई हैव गॉट सम टाइम। तो उस बीच में इसलिए मैंने सोचा थोड़ा कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो वीडियो है एटलीस्ट वो तो बना दूँ आपके लिए ना। तो बेसिकली जैसा मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम, आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे आप भी लिमिटेड टाइम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस जो हैं या पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन है वो एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व कर सको इन द फाइनल एग्ज़ाम। तो वो शुरू कर लेते हैं। तो यार जैसे हमारा गोल है सबसे पहले तो कि अपन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लें, है ना। ये समझ लें कि हमको कैसे इसको लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना है। अच्छा, लिमिटेड टाइम का मतलब क्या है यार? लिमिटेड टाइम का सीधा मतलब है 50 to 55 मिनट्स। मतलब कुछ लोग इससे पहले भी कर सकते हैं, वो उनका टैलेंट है। बट इन जनरल इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व विद इन दिस मच टाइम, तो इट इज़ कंसिडर्ड गुड, मतलब अच्छा होता है। करीब आप 27 के लगभग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस होते हैं। आरसी बोलूँगा मैं इसको, जस्ट टू बार बार प्रोनाउंसिएशन करने में यार बहुत मेहनत लगती है, तो आरसी बोलता हूँ। तो आरसी पैसेजेस करीब 27, मतलब जितने भी पैसेजेस होते हैं उसमें टोटल 27 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो जो 27 क्वेश्चंस हैं, अगर उतने तुम सॉल्व कर जा रहे हो 50 मिनट में, तो बाकी का 1 घंटा 10 मिनट जो होता है उसमें आप अच्छे खासे क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो दैट विल बी आवर टारगेट, है ना। और इतना करने के बाद मेरे को लगता है कि कंफर्टेबली आप 50 प्लस 55 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे फाइनल एग्जाम में, राइट। और अगर आप ऑलरेडी, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, अगर आप ऑलरेडी इस टाइम लिमिट में अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मतलब आरसी का सेक्शन सॉल्व कर रहे हो, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है इस वीडियो को देखने का। फिर आपको सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे काम करने की ज़रूरत है, और वो एक्यूरेसी कैसे आएगी वो मैंने ऑलरेडी एक आरसी का वीडियो बनाया था, उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए ये वाला शुरू करते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, आई विल टेक वन पैसेज, ओके। उसके मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, 2 क्वेश्चंस में सॉल्व करूँगा। उससे पहले मैं तुमको रीड करके बताऊँगा कि कैसे पैसेज को समझना है, मतलब कैसे पढ़ना है और स्किम कैसे करना है। बेसिकली पढ़ना तो नहीं है, स्किम कैसे करना है। आपको पूरा पैसेज शुरुआत में ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। दैट इज़ नॉट द आइडियल वे, मतलब मैं नहीं समझता कि वो आइडियल वे है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे ये वाला पैसेज है, एक सेकेंड, जैसे ये पैसेज है, ठीक है। इसको एक बार यार नोट्स में ही ओपन कर लेते हैं। अरे, तो अब जैसे ये जो पैसेज है इसको देखते हैं। अब ये पैसेज मैं कैसे पढ़ूँगा, तो शुरू में मैं पूरा पैसेज नहीं पढ़ूँगा। मेरी स्ट्रैटेजी ये होगी कि मैं शुरू में बस कुछ कुछ हर लाइन का एक एक दो दो कीवर्ड मैं स्किम थ्रू कर लूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, तो जैसे अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1/3 ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज लॉस्ट और वेस्टेड ग्लोबली। मैं ये सब नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड प्रोड्यूस्ड, लॉस्ट, वेस्टेड ग्लोबली, वेस्टेड थ्रू सप्लाई चेन, agriculture production, final household consumption 45%, degradation,
deforestation, unsustainable agriculture, groundwater extraction, wasted food results into 3.5 billion tons of carbon dioxide, harmful emissions, loss and wastage of food, cycle of food sufficiency and food sustainability. बस इतना ही देखूंगा. 45% देखो, ये सब चीज़ें देखूंगा बस. ये देख रहे हो, यही सब देखूंगा बस. और ये कॉन्शियसली नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कॉन्शियसली पहले से पता कर लो कि तुमको क्या देखना है. किसी को नहीं पता होता पहले से. पढ़ा नहीं है तो कैसे पता होगा कि कौन सा वर्ड देखना है नहीं देखना. बस तुमको स्किम थ्रू करना है सो दैट यू एटलीस्ट हैव सम वेग आइडिया कि भाई कौन सा कीवर्ड आपको कहाँ मिलेगा. पर्पस क्या है इसका, कि अगर आपको पहले से पता है रफली कि आपको कौन सा कीवर्ड कहाँ मिलेगा, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मान लो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, एक काम करते हैं क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ये देखो, ऑप्शंस देख लेते हैं. अब यहाँ तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये देखो, इसके लिए तुमको पैसेज देखने की भी ज़रूरत नहीं है. सोली रिस्पॉन्सिबल, ऐसा हो सकता है क्या कि लॉस एंड वेस्टेज जो हो रहा है फूड का, उसके लिए सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन ही मतलब कि तुम्हारा सोली रिस्पॉन्सिबल रीज़न हो? ऐसा तो हो नहीं सकता ना, लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है. और यहाँ बोला है मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस, रैशनल इन्फरेंस, रैशनल है ही नहीं ना. किसी सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो पहला ऑप्शन तो यहीं कट गया. अब पहला स्टेटमेंट यहीं कट गया, तो देखो तुम्हारा आंसर भी आ गया. आंसर है बी, राइट. बाकी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो. सेकेंड, अब मैं ये देखता हूँ बेस्ड ऑन द, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. Based on the above passage, the following assumptions have been made. The food distribution mechanism needs to be reimagined and made effective to reduce the loss and wastage of food. Right? ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है ना. assumptions की बात कर रहा है कि जो जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं उससे तुमको, मतलब जो भी वो तुमको आइडिया दे रहा है, वो आइडिया के पीछे क्या क्या assumptions लगे होंगे. तो ठीक है, हम एक बार पढ़ के देखते हैं. फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड. डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड, मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज. पूरा जो पैसेज है वो तुम अगर देख रहे होगे तो उसमें लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड की बात की गई है, मतलब उसको एक प्रॉब्लम की तरह दिखाया गया है. देन हियर इट हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन समवेयर. अगर ये देखोगे, ये देखो सप्लाई चेन है ना, थ्रू आउट द सप्लाई चेन, इनिशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से लेके फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन तक. तो वो जो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, पूरा सप्लाई चेन जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है. तो उसको रीइमेजिन करने की ज़रूरत है. ऑफ कोर्स है, अगर ठीक नहीं होता, अगर ये पहले से ठीक होता तो फिर प्रॉब्लम क्या थी, फिर तो लॉस होता ही नहीं ना फूड का. तो ये तो सही लग रहा है भाई. सेकेंड, इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्ट एंड लॉस ऑफ फूड इज़ अ सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स. भाई ये लॉजिकल चीज़ नहीं है. अजम्पशन यही तो है. इन्होंने जो बताया है कि इट इज़ क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी. भाई सबके लिए, मतलब ये सब चीज़ें जो बोल रहा है, ये खाना वैसे भी सबकी ज़रूरत है यार. और खाना अगर सबकी ज़रूरत है तो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ना, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर वो बोलता लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें हम काट सकते थे, लेकिन बोल रहा है सोशल. यार सोशल और मोरल, एज अ सोसाइटी हमारी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि हम खाने की वेस्टेज ना करें. और बचपन से पढ़ा है ना हमने, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खाना वेस्ट मत करो, है ना, अन्न का अपमान होगा वगैरह वगैरह. तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना. यार इसमें अपना वो ट्रिक नहीं लगा, वो जो मैं बता रहा था ना तुमको कि पैसेज में थोड़े कीवर्ड्स शुरू में स्किम कर लिए जो मैंने तुमको सिखाया शुरू में, और फिर क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के कीवर्ड को वहाँ ढूंढ लिया. तो एक काम करते हैं, दूसरा पैसेज देख लेते हैं. ये क्या बोलता है, इन्फ्लेशन राइजेज, गवर्नमेंट्स बजट डिसिप्लिन, higher interest rates, central banks, modest fiscal austerity, maintain stable debts, cut spending, fiscal backup, higher interest rates become inflationary, disinflationary, not disinflationary, government to borrow more, risk of monetary unmooring,
पब्लिक डेट राइजेज, इंटरेस्ट रेट्स बिकम मोर बिकॉज इंटरेस्ट रेट बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू बजट डिफिसिट। अब पॉइंट ये है, ये तुमको समझना नहीं है, मैं तुमको फिर बोल रहा हूँ। देखो कई बार ऐसे भी पैसेजेस होते हैं, ये पैसेजेस ऐसे, ये पैसेज थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा है इस, तो उससे घबराना नहीं है कि यार इसको अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं, स्किम थ्रू कैसे कर पाएंगे इतने कम टाइम में। स्किम थ्रू ऐसे कर पाओगे कि तुमको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस ही नहीं करना, तुमको सिर्फ पढ़ना है, स्किम थ्रू करना है, बस वर्ड्स देखने हैं क्या है, नहीं समझना कि भाई अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा कि मॉडेस्ट फिस्कल ऑस्टेरिटी क्या है, मत समझो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको बस देखना है, सो दैट यू एटलीस्ट रिमेंबर द कीवर्ड्स इन योर माइंड, थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो कि कौन सा कीवर्ड कहाँ पे है। पर्पस हमारा वो है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंसेज, आई थिंक इससे भी नहीं पता चलेगा, बट सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन, तो जहाँ पे भी सेंट्रल बैंक की बात हो रही थी, ये एक तुम ये वाला पार्ट देखोगे, उसके अलावा और कहीं सेंट्रल बैंक वाला होगा वो देख लेना। मॉनेटरी पॉलिसी, इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन फिस्कल पॉलिसीज परस्यूड बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट्स की बात, एक सेकेंड, वो भी यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा, वो वाला तरीका यहाँ से पता नहीं चल रहा। फिस्कल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट्स आर सोली रिस्पॉन्सिबल, अगेन फिस्कल पॉलिसीज विदाउट फिस्कल बैकअप, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली, अच्छा देखो एक चीज़ ये देखो, फिस्कल बैकअप ये बात कर रहा है क्या, फिस्कल बैकअप यानी वही गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का एलिमेंट, फिस्कल पॉलिसी का कोई एलिमेंट है ये, है ना, तो फिस्कल पॉलिसी वाला यहाँ से आ गया। एंड मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेज ट्रैक्शन, तो ये रिलेशन तुम्हारा एस्टैब्लिश हो गया फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यार यहाँ पे भी वैसे तो वो वाला लॉजिक नहीं लगा, मतलब एग्जैक्टली तुमको इस पैसेज से डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, तुमको वही अजम्पशंस क्या हुए होंगे वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा समझ के। बट मेरा पॉइंट ये है कि इससे तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा समझना, जैसे कि तुमको देखना कहाँ है पैसेज में, तो जैसे यहाँ पे जब मैंने देखा कि इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन फिस्कल पॉलिसीज़, तो ये रिलेशन तो हमने ऑलरेडी, हमको याद है ना कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी वाला टर्म कहीं देखा था, यहाँ देखा था, तो हम उस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ेंगे कि भाई विदाउट द फिस्कल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेज ट्रैक्शन। क्या बोल रहा है, इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिस्कल पॉलिसी परस्यूड बाय गवर्नमेंट, हाँ तो ठीक है, ये स्टेटमेंट हो सकता है सही है ना, तो इसको सही मान सकते हैं, तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो तुम्हारा पर्पस यहाँ पे था कि जो शुरू में स्किम थ्रू किया उसके थ्रू अब तुम क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें जो कीवर्ड्स आए होंगे उन कीवर्ड्स को दोबारा जाके आसानी से तुमको पैसेज में मिल जाए, आसानी से तुम उनको ढूंढ सको, और जब ढूंढ लो तब उसको फिर समझने की कोशिश करना। इस बार दिस टाइम यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इस बार स्किम थ्रू नहीं करना, इस बार उस लाइन को, और अगर उस लाइन से ना हो सके तो उस लाइन, उसके पहले वाली लाइन, उस लाइन के बाद वाली लाइन, उसको भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट फर्स्ट राउंड में मत करना, दैट इज़ द पर्पस। अच्छा, इसका एक और पर्पस क्या है, इसका एक और पर्पस ये है कि कई बार ना पैसेज पढ़े बिना भी तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो जब पैसेज पढ़े बिना क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जैसे जीएस की नॉलेज से, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसको तुम जीएस की नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते हो। ये जो लिखा है स्टेटमेंट कि सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग, या फिर ये वाला ही स्टेटमेंट ले लो कि द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिस्कल पॉलिसी। ऑफ कोर्स यार, ये तो हम नॉर्मल इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं उसमें भी तो हम जानते हैं ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं उसमें तो हम ये समझते हैं कि हाँ भाई दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो होते ही हैं, तो ये जीएस से भी कई बार सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो तुमको पूरा पैसेज पढ़ के समझने के ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो तुम्हारा, इसलिए ये अप्रोच काफ़ी हेल्पफुल होती है। एनीवे, तो ये है तरीका, इससे मुझे ऐसा लगता है इसको तुम जब प्रैक्टिस करते जाओगे मेरे को लगता है 3-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर अगर रेगुलरली इसको मल्टीपल पैसेजेस डेली करते हो, मेरे को लगता है मैक्स 1 हफ्ता यार, 1 हफ्ते में यू विल गेट अ गुड स्पीड विद आरसी, विद रिस्पेक्ट टू आरसी, है ना, बहुत आराम से तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ठीक है, आई थिंक वी आर डन हियर। इसके अलावा यार अगर कोई और डाउट हो या आरसी से रिलेटेड या इवन सीसैट से रिलेटेड और इन जनरल प्रीलिम्स से रिलेटेड भी, तो तुम मेरे को रीच आउट कर सकते हो, लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, है ना, ग्रुप में मेरे को मैसेज कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम वही कमेंट करके बता देना, कोई कंसर्न्स हो, सजेशंस हो, है ना, तो वो मेरे को कमेंट करके बता देना, ग्रुप में बता देना। बाकी
फर्दर अपडेट्स के लिए या फिर रिसोर्सेज वगैरह के लिए CSAT से रिलेटेड या गाइडेंस के लिए तुम CSAT का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वही मेरा CSAT कोड वाला जो ग्रुप है टेलीग्राम पे। कोई वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, है ना। बाकी लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी ग्रुप में अपन करते रहेंगे डिस्कस। गुड डे।